बात कर रहे हैं हम टी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब टी ब्लॉक आपका वो पार्ट है पीरियोडिक टेबल जिसमें 6 ग्रुप आते हैं। ग्रुप पे ध्यान दो आप, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, अब जरा ध्यान देना, जिस चैप्टर में हम डील कर रहे हैं ना अभी, उसमें आपके सिर्फ ये 2 ग्रुप आ रहे हैं। ठीक, 13 और 14 2 ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें आपके एलिमेंट कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान दो, मैंने इनको याद भी करवाया था आपको। 13 में आता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, और इसमें आते हैं कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु। ठीक है, इसको इसी के नाम पर बोरोन फैमिली कहते हैं, और इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। अब ये तो बातें हो गई ये वाली, ठीक है, इसको हम लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं काफी, तो मैं इसको अभी आगे और डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपसे सीधे सीधे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब आप एस ब्लॉक पे ध्यान देंगे, याद करो हमने आपको एस ब्लॉक में कुछ प्रॉपर्टीज कराई थी, सुनो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां नहीं थी, यहाँ पर भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई देगी। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको पहले हम 10 तक वैलेंसी की तौर पे ही देखते थे, अब उस पर हम ध्यान देंगे, और आप मुझे बताना कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, टोक देना, मैं उसको रिपीट करा। तो हम बात कर रहे हैं पहले आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें एस का पूरा भरा होना जरूरी है, और पी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 से लेके 6 तक। तो ये तो बात हुई बेटा किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, पी ब्लॉक की। किसकी? पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनएस कंप्लीटली फिल्ड, और पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं सिर्फ ग्रुप 13 की, किसकी? आ जाओ, ग्रुप 13, ग्रुप 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपकी? NS2, NP1, NS2, NP2। याद रहेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे तो आप बता दोगे, क्वेश्चन आएगा 13 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो एस का पूरा भरा होना जरूरी है, और पी में 1 इलेक्ट्रॉन होना, खत्म बात। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको मैं लेसन नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूं, और एस ब्लॉक में भी डिस्कस कर चुका हूं। बड़ी आसान सी चीज है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल। अगर कोई आपसे पूछे कि 13th और 14th ग्रुप में से किसका साइज छोटा होगा, किस ग्रुप? डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। सब शेल नहीं बेटा दीपक, नंबर ऑफ शेल बढ़ते नीचे आते, खत्म कहानी, और कुछ नहीं। अब एटॉमिक साइज हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है एटॉमिक साइज में? नहीं। 18 ग्रुप में जाकर आता है, 13 और 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एटॉमिक साइज में कोई एक्सेप्शन। अगर मैं बात करता हूं आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मतलब क्या है? अगर मैं आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि कोई एटम कैटायन बनना चाहता है इलेक्ट्रॉन छोड़कर, कोई एटम कैटायन बनना चाहता है इलेक्ट्रॉन छोड़कर, कब? अपनी गैसियस स्टेट में, जब वो गैसियस स्टेट में हो, जब वो अकेला हो, ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में हो, ठीक है, तब वो गैसियस कैटायन बनना चाहता है। उसके लिए उसको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। अब तो यहां पर पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल पीरियोडिक वेरिएशन क्या?
जनरली पीरियोडिक वेरिएशन जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। और ये ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब जरा ध्यान दो, आप चाहो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात भी कर सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझाने के लिए। अब जरा देखो, मैं ग्रुप लिख रहा हूं, ग्रुप 13। 13 ग्रुप में आता है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये 5 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब इन पांचों में आपके पास जो एलिमेंट है वो है एक तो एल्यूमिनियम, एक गैलियम और एक थेलियम, जिनकी पोजीशन चेंज होगी। थेलियम यहां से उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पुअर शील्डिंग लग रही है 4f की। किसकी लग रही है? गैलियम यहां से उठकर यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे पुअर शील्डिंग लग रही है 3d की। आ जाओ, अब इस कंसेप्ट को समझो। टर्म है शील्डिंग। पहले शील्डिंग का मतलब क्या है और किससे शील्डिंग हो रही है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग हो रही है, किसकी? दूसरे इलेक्ट्रॉन की। ये बात समझ में आती है? मैं बना के दिखाता हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला शेल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, पूरी तरीके से बंधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रिपल्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, दूर भी पड़ गया तो ये उतना अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, उतना अट्रैक्ट। बात ठीक है, तो इसे कहते हैं शील्डिंग। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? अगर मैं आपसे बात करूं 1s की, तो आप कहोगे 1s की पुअर शील्डिंग है, बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। 2s की शील्डिंग है, 3s की और अच्छी, तो शील्डिंग इनकी ज्यादा अच्छी है। अगर मैं आपसे 2p की बात करूं तो क्या 2p की शील्डिंग अच्छी है? नहीं। 3p की अच्छी है? हाँ। 3p के बाद अगर मैं आपसे 3d की बात करूं तो क्या 3d की शील्डिंग अच्छी है? नहीं। क्या 4d की शील्डिंग अच्छी है? हाँ। क्या 4f की शील्डिंग अच्छी है? किस किस की शील्डिंग पुअर है? पुअर शील्डिंग होती है 2p की, 3d की, 4f की। ठीक है, 2p की पुअर शील्डिंग होने की वजह से 2p में जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिनका वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में आता है, उनकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। अब आपको याद रखना है, पुअर शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा शील्डिंग पुअर होगी, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। ठीक है, तो जिसके पास 3d की पुअर शील्डिंग है उसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? जिसके पास जिसके पास 4f की पुअर शील्डिंग है उसकी भी आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब जरा इधर आ जाओ, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखो, मैं ये सोच रहा था कि इधर जाते हुए एटॉमिक साइज कम हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी है, तो जनरली ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने इसको रिप्लेस कर दिया और इसने इन सब को रिप्लेस कर दिया। रीजन क्या है? हाँ जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे ये गलत लिख दिया बेटा, लेफ्ट टू राइट वाली बात लिख।
इधर जाते हुए साइज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाँ, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो सबसे आखिरी में आना चाहिए था थेलियम को, उसके बाद इंडियम को, उसके बाद और उसके बाद, लेकिन हुआ क्या, ये आगे आगे और ये भी आगे आगे, और हमारा ट्रेंड क्या बना? इंडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम। याद क्या रखना है? गैलियम ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया, और हेलियम, हेलियम ने इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम तीनों को रिप्लेस किया, फिर बोरोन। याद रहेगा? आपको किसकी पुअर शील्डिंग दिखी? हेलियम में पुअर शील्डिंग है 4f की, और गैलियम में पुअर शील्डिंग है, बताओ बात ठीक है गलत है? ठीक है। अब एटॉमिक साइज में बेटा एक यहां पर एक एक्सेप्शन लिख लो, ध्यान दो। एक्सेप्शनली गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि गैलियम एक्सपीरियंस करता है पुअर शील्डिंग, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके अंदर क्या होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या यहां पर भी वही ट्रेंड चलेगा? बिल्कुल। एटॉमिक साइज यहां जाते हुए डिक्रीज कर रहा है, सुनना, एटॉमिक साइज यहां जाते हुए, अच्छा, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो ये वाला कंसेप्ट फिर से लगेगा जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि ये गैलियम, जर्मेनियम, क्या ये जर्मेनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए इससे, सिलिकॉन से, जैसे पहले थी एल्यूमिनियम की? क्या लेड की ज्यादा होनी चाहिए? इन तीनों से होनी चाहिए। तो यहां पर कंसेप्ट ये आया कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप कहोगे क्या जर्मेनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एसआई से ज्यादा नहीं होती? क्या ये 3D की पोर शील्डिंग एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता? नहीं, उतनी नहीं कर रहा होता। और ये लेड इतना आगे नहीं आता, नहीं, ये थोड़ा सा आगे आता है। कितना आगे आता है भाई? सिर्फ ये इसको रिप्लेस करता है, हाँ, एक को रिप्लेस करता है और ये करता ही नहीं। अब मेरी बात सुनो अर्चिता, ध्यान दो। क्यों जर्मेनियम ने एसआई को रिप्लेस नहीं किया? क्योंकि 3D की पोर शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा नहीं था, 4f की पोर शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा था। अगर ऐसा है तो 3D की पोर शील्डिंग ज्यादा ताकतवर है या 4f? ग्रुप 13 के बाद 3D की पोर शील्डिंग काम नहीं करेगी। 3D की पोर शील्डिंग सिर्फ गैलियम पे काम करती है। किस पे काम करती है? और 4f की पोर शील्डिंग किस किस पे काम करती है? 4f की पुअर शील्डिंग सिर्फ गैलियम पे काम करती है, 3D की, और 4f की किस किस पे काम करती है? लास्ट में कौन आता है? हेलियम, लेड, और आगे जाके बिस्मिथ, पोलोनियम, इन सब पे काम करती है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अच्छा अब आपने ये सोचा, अब जरा इधर ध्यान देना क्योंकि अब एक नया टॉपिक आएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं हम आपसे, बात कर रहे हैं हम आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट रीजन वही जो बताए थे अभी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आपसे ग्रुप 13 की। क्या ग्रुप 13 में कोई एक्सेप्शन है? यहां पर पुअर शील्डिंग कंसीडर नहीं की जाती,
ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पुअर शील्डिंग देखी नहीं जाती। तो यहां पर आपको पुअर शील्डिंग वाला असर ना ग्रुप 13 में दिखेगा ना ग्रुप 14। हाँ, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में ये दिखेगा कि जिनका साइज छोटा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेंगे। कौन है वो छोटे साइज वाले? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। वो क्या करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनसे नीचे वालों से कम होगी। नाइट्रोजन की कम होगी फास्फोरस से, ऑक्सीजन की कम होगी सल्फर से, और फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से। इनमें कुछ नहीं होगा, इसलिए इनकी बात ही नहीं करते। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात इसीलिए कम करी गई। खत्म कहानी। आगे अब बारी आती है आपसे जो मैं चीज पूछ रहा हूं, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान देना। पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। इनर्ट का मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ना करे। पेयर का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना बाय 2। जिस भी चीज की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 2 से कम हो जाएगी। अब पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दूसरी बात, ये इनर्ट नॉन रिएक्टिव कौन हो गए? नॉन रिएक्टिव। तो अब हम दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचते हैं। आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के बताओ, और आप ये बताओ कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पी ब्लॉक की है उसमें अलग क्या लगता है? पी ब्लॉक में पी में इलेक्ट्रॉन आ रहे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये क्या है? ये फुल्ली फिल। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल शेल का तो हिस्सा है, लेकिन पी के सब शेल का हिस्सा। अच्छा, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं तो? किससे गायब कर दूं? ये तो समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रुप 13 देखना भैया, तो आप कहोगे भैया ग्रुप 13 ये होता है। देखो, ग्रुप 13, ग्रुप 14, इलेक्ट्रॉन देखो, NS2 NP1, NS2 NP2। अब मैं बात करता हूं प्राची से। प्राची ये बता बेटा, लास्ट शेल तो N है। शेल लास्ट कौन सा? लास्ट शेल, सब शेल नहीं। तो उसके अंदर तेरे को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं टोटल 13 ग्रुप में? 3। कितने दिख रहे हैं? और 14 ग्रुप में? अगर मैं आपसे कहूं कि इसके मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट कर दिए, कौन से वाले? एस वाले। इसके मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट कर दिए, तो वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे कितने बचेंगे? और इसमें तो 13 ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उसके 2 मैंने इनर्ट कर दिए, नॉन रिएक्टिव कर दिए। तो अब कितना है जो उसका रिएक्ट करेगा? 1। ये बात समझ में आई? अब आप कहोगे भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक टर्म नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, आपको वैलेंसी याद है, 10th में पढ़ी थी हमने, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात कह सकते हो, हमें पता है क्योंकि हमने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़े, है ना। अब सुनो, बता बेटा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सुनो क्या बोल रही है, तेज बोल। नंबर ऑफ जो बना सकते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आप दे या ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। बना के देखिए, कुछ एग्जांपल देखें। क्या आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। -1 की देने, जिनसे -1 की मतलब जिनसे वो ले रहा है, ऐसा कौन है जो उसको दे देंगे? मेटल्स। मेटल के साथ तो ये कैसा दिखता है आपको? -1। और वैसे ज्यादातर कैसा दिखता है? मतलब बाकी सब इसके लिए नॉन मेटल जैसा रोल प्ले करते हैं। कौन है जो मेटल जैसा करते हैं? एल्यूमिनियम हो गया, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, एस ब्लॉक वाले। अब मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना, तो आप कहोगे भैया ऑक्सीजन 2, -2 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। कभी कभी -1 भी दिखाता है, कभी कभी -12 भी दिखाता है। फिर आपको याद आएगा ऑक्साइड पढ़ाया था, पढ़ाया था। अच्छा, वहां पर कभी ऐसी बात भी की थी
कि ऑक्सीजन कभी कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, सिर्फ फ्लोरीन के साथ, और किसी के साथ नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? कई बार एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करती किसी एलिमेंट की, किसी एक वैलेंसी से हम उसको नहीं समझा सकते, एक से ज्यादा वैलेंसी चाहिए होती है, तो वैलेंसी एक से ज्यादा हो नहीं सकती, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं? अब जरा इधर ध्यान, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अब टर्म देखो क्या लिख रहा हूं मैं, किसकी? ग्रुप 13। पहले मैं ग्रुप 13 बनाऊं। ग्रुप 13 में आपका एस आता है, ग्रुप 13 में आपका पी आता है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस में कितने आते हैं? पी में एक, एस में दो। अगर मैं इसी को कॉपी मारूं और ये कहूं ये ऐसा भी हो सकता है, तो आप बताओगे क्या आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है? ये बताएगी कुंती। कुंती बेटा, क्या मैंने कभी ऐसा कराया था कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन हटा दो और यहाँ लगा दो? नाम बताओ क्या थी चीज? एक्साइटेड स्टेट। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। दोनों स्टेट में आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग दिख रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो आप, मेरे को तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और नीचे देखूं तो मुझे यहाँ पर एक, दो, तीन फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। दीपक, अगर मैं तेरे से बात करूं तो जो पहली है ग्राउंड स्टेट है इसकी, उसमें तेरे को कितने फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? एक। अगर इसमें एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और अगर तीन है तो? फिर कोई कहे कि भैया ये +3 के साथ क्या तीन ले भी सकता है? हाँ, बोरोन -3 दिखाता है। +1 के साथ साथ क्या है? +1 देने के साथ साथ +1 ले भी सकता है, -1, सॉरी, हाँ -1 वाले भी दिखाता है। अब जरा इसको देखो, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको ग्रुप 13। अब आप मुझे बताओ, आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि नीचे जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? ये बताएगी सुप्रिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे आते हुए बढ़ती है, घटती है? सोच के बता। बढ़ती है, क्यों? तू बता। नीचे आते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज करती है, क्यों? समझा इसको। नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज। नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाता है, तो नीचे जाते हुए आपको क्या लग रहा है? वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी दिखाएगा, +3 दिखाएगा? पता चल गया? मैं आपसे पूछूं क्या बोरोन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? आप कहोगे हाँ भैया अच्छे से दिखाएगा। क्या एल्यूमिनियम दिखाएगा? शायद किसी के साथ दिखा ले, नहीं तो नहीं। गैलियम दिखाएगा? नहीं। क्या नीचे जाते हुए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी दिखनी चाहिए? बिल्कुल। ये कमजोर, अच्छी और अच्छी। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या नीचे, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना बेटा, क्या तेरे को लगता है कि नीचे जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। तो नीचे जाते हुए साइज क्या होता है? तो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ पाएगा? मुश्किल से। लेकिन अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि थेलियम के पास तो एक एक्सेप्शन है, क्या? कि वो 4f की पोर शील्डिंग की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या दिखाता है? ज्यादा। अगर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा दिखा रहा है तो क्या ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? 3 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ने चाहिए, तो मैं यहां पर एक एक्सेप्शन वाला रीजन लगा रहा हूं। दूसरी बात, एक अलग ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दी, +1। मुझे ना इनकी एक्साइटेड स्टेट में +1 नहीं दिख रहा। ये कह रहा है ये एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है, और वो कौन है? वो सबसे ज्यादा थेलियम है। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज +3 to +1 in case of group 13 और +4 to +2 in case of group 14। इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझा तो दिया, लेकिन लगा कैसे? अब
जरा ध्यान दो, ये आपको समझ में आ गया ग्रुप 13। अब ग्रुप 13 में हेलियम, एक्सेप्शन देखो, हेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों? रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आंसर है, खत्म बात। अब मेरी बात सुनिए, अब सब बच्चे इसको देखेंगे जो मैं बना रहा हूं। ये आपकी पीरियोडिक टेबल, ये एस ब्लॉक है, ठीक है, ये पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में कौन आया है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के बीच में कौन आया है? एफ। कौन आया है? पहले आप इस बात को समझो, यहां कौन है? यहां है 4F, यहां है 5F, दिख रहा है आपको? अब जरा देखो, ये क्या है? यहां होता है 1S, फिर 2S। ये टेबल थोड़ी सी यहाँ पे गलत बना दी, इसके सामने या यहां से कर देता हूँ सिर्फ, ये लो। अब ठीक, ठीक है। अब ठीक है, देखो क्या क्या चीज है? 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। ठीक, अब यहां पर 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। एक बात बता दूं, मैं 7 वाले P की बात ही नहीं करता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते, ठीक है, लेकिन मैं 6P तक की बात करता हूँ। 6P ही सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जरा इसको देखो, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। 3D खाली पड़ा है, क्या खाली पड़ा है? 3, ये वाला हिस्सा, ये यहां नहीं होता कोई भी, यहां आता है 3D, ठीक है। 3D की क्या होती है? क्या होती है? स्पोर शील्डिंग को कौन फेस करता है? तो 3D की पुअर शील्डिंग किस पे पड़ती है? 4F की पुअर शील्डिंग किस पे पड़ रही है? यहां पर कौन आएंगे? हेलियम, अगला लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ये सब। तो तुम्हें दिख रहा है 4F का असर किस पे पड़ रहा है? 4F की पुअर शील्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए। अब जरा मैं इस बात को नीचे लेके जा रहा हूं। ऊपर टेबल देख लिया आपने, अब टेबल याद रहेगी दिमाग में, नीचे जाके बनाओ उसको। आ जाओ, ये क्या है? NSB। ये क्या है? ये क्या है? बोरोन। बोरोन के पास NH2 है, हाँ। NP1 है, हाँ है। अब नीचे जाना, नीचे जाते जाते आपको कौन मिला? NH2 में मिला आपको 6S2। 6S2 के सामने कौन आ रहा है? 6P1, ठीक है। लेकिन बीच में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तो मैं तुमसे पूछूं, क्या 6S2 और 6P1 मिलकर +3 दिखाएंगे? तो आप कहोगे नहीं भैया, यहाँ पे 4F आ गया। 4F के पास क्या है? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग क्या कर देती है? दो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा देती है। कौन से दो? तो उसके पीछे है, पुअर शील्डिंग तो है ही इसकी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा देगी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा देगी, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे, मुश्किल से जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा ये इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कभी 3 नहीं दिखा सकता। जनरली ये 3 नहीं दिखाता, +1 दिखाता। बहुत मुश्किल है इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इनको इनको पुअर
शील्डिंग मिली है 4f की। इनको क्या मिली है? पुअर शील्डिंग मिली है 4f की। किसको पुअर शील्डिंग मिली है 4f की? लास्ट के एलिमेंट्स को। किसको? और वो +3 ना दिखा के फिर से ध्यान देंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या है? पुअर शील्डिंग। किसकी? 4f की। 4f की पुअर शील्डिंग किस पे लगती है? सिर्फ लास्ट वाली यानी कि 6th रो की लास्ट वाले एलिमेंट्स पे। कौन है लास्ट के एलिमेंट्स? हेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम। हाँ, हमारे पास सिर्फ 2 ही ग्रुप है, हेलियम और लेड। हेलियम और लेड दोनों पे क्या लगती है? पुअर शील्डिंग। किसकी पुअर शील्डिंग? 4f की, जिसकी वजह से वो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाने की वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता, +1 दिखाता। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को देखो। हेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब एक और क्वेश्चन सुनो। हेलियम OH होल थ्राइस इज नॉट नोन। इसका मतलब क्या है? ये जाना नहीं जाता। हेलियम 1 इज नोन बट हेलियम 3 इज नॉट नोन। बात तो वही है। मैं तेरे से कहूं बेटा हेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, मैं तेरे से कहूं हेलियम, ये जो रोमन लेटर में 3 लिखा है इसका मतलब +3 होता है, ये इतना जाना नहीं जाता। हेलियम जो ऑक्साइड बनाता है वो टर्शरी ऑक्साइड नहीं बनाता, मोनो ऑक्साइड बनाता है। तो तू कहेगी भैया मतलब सबका रीजन क्या है? सबका ड्यू टू 4f और इनर्ट पेयर। मेरी बात सुनो, इनका जवाब क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट का जवाब क्या लिखोगे आप? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जवाब क्या लिखोगे? ध्यान दो सारे बच्चे। ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। अब आई बात सही। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो बताएगी हमें हिमांशी। हिमांशी क्या लिखा है ये? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसपे पुअर शील्डिंग लग रही होगी, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट खराब हो? लेड। लेड 4f की पुअर शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। किसकी पुअर शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है? 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से। अगर लेड 4f की पुअर शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। जनरली 14th ग्रुप क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? +4। 14th ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 14th ग्रुप की डिक्रीज करती है और +2 बन जाती है। उसका रीजन क्या है? अच्छा, अब जरा ध्यान दो, कुछ बातें लिख रहा हूं। क्वेश्चन 14th ग्रुप जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट लेड +2। वाई? पूरा क्वेश्चन देखो। थर्टीन्थ ग्रुप जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पर हेलियम +1। वाई? ठीक है। तीसरा, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट of 14th group decrease. Down the group oxidation state of 13th group decrease. Helium Cl3 is not known. Lead Cl4 is not so stable.
लेड का ऑक्साइड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलियम ऑक्साइड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन सबका आंसर क्या है, तो सबका आंसर एक ही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। समझ आया? पक्का। अब बारी आती है एक और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है टाइमर। टाइमर का मतलब क्या है? डाई मॉलिक्यूलर, कैसी फॉर्म है? दो मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल? दो। ये दो मॉलिक्यूल क्यों बनना चाहते हैं? डाइमर बनने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन दिखाता है? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अब मैं आपसे पी ब्लॉक की बात करता हूं। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15, 16, 17 ग्रुप है। 13 ग्रुप के पास 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो कितने बन जाएंगे? 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गया काम सफिशिएंट है या डेफिशिएंट है? क्या लिख रहा हूं मैं? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं लाते। अब 14 ग्रुप ये कैसा है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? कितने पेयर बनेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेयर करूंगा तो कितने बन जाएंगे? 4 पेयर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट मस्त है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। अच्छा, ये तीनों, इन पे लोन पेयर रह जाता है। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, क्या रह जाता है? और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर सारे लोन पेयर काम पे लग गए तो वैसे ही पेयर बढ़ जाएंगे। तुमने कहा भैया पीसीएल 5 है, 5 5 दूनी 10। तुमने कहा नहीं भैया हमने तो पीसीएल 3 बनाया था, तो लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर क्या परेशान करता है? हाँ, लोन पेयर का मतलब है फालतू का इलेक्ट्रॉन। वो फालतू का इलेक्ट्रॉन क्या है? उस पर एफिशिएंट है, फालतू पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? खर्चे पे लगाएगा। आई बात। देखो क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मिलकर कोई सॉल्ट बनाएंगे और खुश हो जाएंगे, मतलब सेटिस्फाइड, जो तुम्हें बोलना हो। अगर मैं आपसे कहूं BCl3, तो आपको तो भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लग रहा है, गरीब बात। NH3 अमीर आदमी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुइस, वेरी गुड, एसिड। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो लुइस, मिलजुल के क्या बनाएंगे? ठीक है, हमारा बॉन्ड नहीं बनता। हाँ, या तो पूरा, या तो सिर्फ फिजिकल कराओ प्रॉपर्टी, या केमिकल कराओ। ये क्वेश्चन कराती है, बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। अब ध्यान दो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो BCl3 है इसके पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन AlCl3 के पास तो डी ऑर्बिटल है। क्या AlCl3 डाइमर बना सकता है? पहले AlCl3 देख लो। क्या AlCl3, ये AlCl3 या ये AlCl3 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है? नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। लेकिन अगर ये एक बॉन्ड बना ले, ये इसके साथ बना ले, ये इसके साथ बना ले, अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएंगे। अब जरा इस एल्यूमिनियम के आप बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, और इस वाले के भी गिनो। एक, ये कहां से आया? ये कहां से आया? इसके पास थे ना फालतू के इलेक्ट्रॉन, इसने दे दिया होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है? Al2Cl6, AlCl3
का डाइमर है, क्या है? अब जरा एक और डाइमर दे, B2H6 बोरोन। बोरोन ये बहुत अलग डाइमर है, जरा ध्यान देना। ये लग रहे थे मेरे को तो इसका स्ट्रक्चर, जब ये मोनोमर था, क्या था? लेकिन अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, आप मुझे समझाना कि इलेक्ट्रॉन ठीक बनाए या गलत बनाए। इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, इलेक्ट्रॉन गिन पा रहे हो? अब मैं नया बॉन्ड कहां से लाऊं? क्या हाइड्रोजन पे लोन पेयर होता है? नहीं। मैं नए इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊं? बोरोन पे तो पहले कमी है, दिक्कत आ गई। मैं कह रहा हूं ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, देखना जरा, इसके इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं होती इस स्ट्रक्चर में ना। इस स्ट्रक्चर को मैं बना के दिखा रहा हूं कैसा बनेगा। बोरोन एक एच इसके साथ, बोरोन एक एच इसके साथ, फिर बोरोन बोरोन। यहां पर ये जो एच बनेंगे ये दिक्कत में है, क्यों? यहां पर आप मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहां पर 3 एटम हैं, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, और इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ 2। और 3 एटम को जोड़ने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 नहीं है, सिर्फ 2। यहां पर कितने हैं? फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और एटम कितने? फिर 3। तो क्या ये नॉर्मल बॉन्डिंग है? इसलिए इस बॉन्डिंग का नाम ही बदल दिया, बनाना बॉन्ड। एक अलग तरीके का बॉन्ड है, याद रखना एक बात। दूसरी बात, इसको हम पता क्या कहते हैं? एनसीईआरटी कहती है कितने एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्ट्रक्चर है। अभी मैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है पढ़वा दूंगा आपको। तो ये बनाना बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? बात दोबारा सुनिए, बनाना बॉन्ड सिर्फ BH3 दिखाता है। इसमें 2 तरीके के प्लेन होते हैं। एक प्लेन वो जहां पर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है, आ जाओ, यानी कि यहां पर जहां पर नॉर्मल आपके इलेक्ट्रॉन्स बनते, ये बॉन्ड बनते हैं, देखो, बी बी एच एच, दिख रहा है आपको? इसको आप एक प्लेन मान लो, ठीक है? इस प्लेन के बाद आप इसको देखो, ये ऊपर है, ये प्लेन से ऊपर है, और जो नीचे बना रहा हूं वो प्लेन से नीचे है। ऐसे मान के चलो ये सतह है, इस पे एक भी इधर एक भी इधर, एच 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 एच, एक ऊपर। अभी एनसीईआरटी में देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर तुमने ये नहीं देख रहे कि बॉन्ड कहाँ बनाया? बॉन्ड नहीं है, ऐसा लग रहा है एच बीच में झूल रहा है, 2 बी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटम 3 है। 3 एटम को जोड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इधर और एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं है। हाँ, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाता है? बनाना बॉन्ड। अभी मैं इसको एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? बनाना बॉन्ड समझ में आ गया? अच्छा, एक प्रॉपर्टी पे और ध्यान दो, जनरल प्रॉपर्टी है, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप में आती है, कैटिनेशन। ये 14th ग्रुप के एलिमेंट्स की, और ये क्या कहलाती है? ये कहती है कि मेटल मेटल बॉन्ड एक लंबी चेन बन सके, जैसे कार्बन कार्बन की बनती है, ठीक है? अच्छा, मेटल का मतलब है मेटल नहीं है, मेटल नॉन मेटल, यहाँ पर है सेम एलिमेंट, कार्बन कार्बन से बना रहा है, सिलिकॉन सिलिकॉन से बना रहा है, एक लंबी चेन बना रहा है, उसे हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या चीजें जरूरी है? सेम एलिमेंट, कोवेलेंट नेचर, और कोवेलेंट नेचर, और
टेट्रावैलेंसी, क्या ये चीजें हैं 14 ग्रुप के पास? बिल्कुल। लेकिन कोवेलेंट नेचर नीचे जाते हुए कमजोर होता जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। अगर नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो उससे होता क्या? आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। अच्छा, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि नीचे जाते हुए जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो वो आयनिक बन जाते हैं, कोवेलेंट नहीं रहते हैं। इसका मतलब कैटिनेशन भी अच्छी नहीं करेंगे, तो सबसे अच्छी कैटिनेशन तो कार्बन ही करता है। नीचे आते हुए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। अब एक बात पर और ध्यान दो, ये तो आप एस ब्लॉक में भी पढ़ चुके हो, इसकी एक झलक देख चुके हो। क्या है ये? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरोन और कार्बन। इसका एक और नाम क्या है? एबनॉर्मेलिटी या एनॉर्मलस बिहेवियर। कौन कौन दिखाता है? कार्बन बोरोन। कारण क्या है? कॉज क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाने का? बिल्कुल सही। दूसरा कारण बेटा, एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल्स और एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ज्यादातर रीजन क्या बनेंगे? क्वेश्चन आए कि सारे एलिमेंट तो ऐसा करते हैं लेकिन बोरोन ऐसा करता है, तो आप क्या जवाब दोगे? रीजन क्या होंगे ज्यादातर? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और कोई रीजन है? एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, बहुत चलेगा ये भी। और पी पाई बॉन्डिंग। अच्छा, पी पाई बॉन्डिंग का रीजन क्या है भैया? यही तो है, डी है नहीं तो सिर्फ पी पाई बना रहे। डी होता तो पी पाई बनाते। पी पाई बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग होती है? स्ट्रॉन्ग। जब अगले साल जाओगे तो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन स्टेबल होने का रीजन, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और AlCl3 बनाएगा। बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन निकालेगा। इसको बैलेंस करते वक्त 2 हटा देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एल्यूमिनियम NaOH, देखो Al को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये बनाता है, अकेला नहीं बनाता, पानी की प्रेजेंस पे। NaAlOH होल टेट्रा। देखो मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ थोड़ी। ये NaOH होल टेट्रा क्या है? इसको मैंने पानी दिया है। क्या दिया है? पानी ही आपको 3 OH आयन दे देगा, दिख रहे हैं? अब Al ले गया 3 OH, क्या ले गया? 3 OH, तो Al को यहां से मिले, एक OH कहां से मिला? सोडियम से, और ये और ये लो। अब समझ में आ रहा है? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, कंसेप्ट बन गया। ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब समझ में आएगा। मतलब इसके हिसाब से इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहने वाले आयनाइज नहीं होते, बाहर वाला आयनाइजेबल होता है, इसलिए शायद ने हमने प्लस, तो कोई फर्क नहीं। ठीक, ठीक है। अब बात समझ में आई? जब एसिड कर रहा, जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तब वो कैसा था? जब वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा था तब वो कैसा था? एसिड। तो एल्यूमिनियम बेसिकली हुआ क्या? बेस भी एम्फोटेरिक हुआ। कैसा हुआ? चलो अब मेरी बात को सुनो दोबारा से। यहां पर हम ये बताना चाह रहे थे कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का है। एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज अब लगे हाथ और समझ लेते हैं। एल्यूमिनियम
जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, अगर करता भी है तो एक ऑक्साइड बनाता है Al2O3। अगर मैं आपसे कहूं कि आयरन क्या है तो आप कहोगे मेटल है। मेटल की पट्टी पर अगर उसका ऑक्साइड बनने लग जाए मॉइस्चर और पानी की प्रेजेंस में तो अच्छी बात नहीं है, रस्ट बनती है। तो तुम कहोगे भैया क्या दिक्कत है, Fe2O3 बन रहा है ना, है हमें अचार डालना है आयरन का ना भाई, वो पाउडर की फॉर्म में बन के उतर जाता है। सबने देखा होगा जंग छूटता है, रस्ट छूटती है, लेकिन एल्यूमिनियम का फायदेमंद है, ये नहीं छूटता, ये तो चिपक जाता है, ये चिपका रहता है और उसके ऊपर एक पेंट का काम करता है, तो इसका ऑक्साइड अच्छा है, इसका कोरोजन अच्छा है। दूसरी बात, इसके कोरोजन की वजह से ये HNO3 से रिएक्ट नहीं करता। तो क्या मैं एल्यूमिनियम के बर्तन में HNO3 रखूं तो वो सही रहेगा? क्यों क्यों नहीं करता रिएक्ट? क्योंकि उसी के ऊपर उसी के कोरोजन की लेयर चढ़ जाती है जो नॉन रिएक्टिव है, तो बचा रहा है ना आपके एल्यूमिनियम को छोटे मोटे एसिड से, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एसिड से नहीं करता, HCl से तो करता, दिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि एल्यूमिनियम पे बहुत मोटी परत चढ़ी हुई है उसी के ऑक्साइड की, तो वो क्या काफी हद तक इनर्ट हो जाएगा? हाँ, याद रहेगा